नमस्ते और केजी के समाज के प्रकाश स्तंभ में आपका स्वागत है। मैं हूं केतन चावड़ा। आज हम हमारे श्री कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज के एक ऐसे प्रकाश स्तंभ की कहानी में उतरेंगे जिन्होंने न सिर्फ हमारे समाज का बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा का नक्शा ही बदल दिया। एक ऐसा नाम जो शायद आज की पीढ़ी के लिए अनसुना हो, लेकिन जिनका काम आज भी गूंजता है। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय श्री कांतिलाल राठौड़ की। अक्सर उन्हें भारत में एनिमेशन का जनक कह देते हैं, लेकिन उनकी कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। वो एक कलाकार थे, एक समाज सुधारक थे और एक ऐसे फिल्मकार थे जिन्होंने कैमरे को समाज का आईना बना दिया। हाँ, और आज हमारे पास जो जानकारी है वो उनकी फिल्मों, उन्हें मिले पुरस्कारों और उनके जीवन के कई पहलुओं पर रोशनी डालती है। तो हमारा मिशन है इन बिखरे हुए धागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना, ये समझने की कोशिश करना कि रायपुर में जन्मा कच्छ की जड़ों वाला एक लड़का कैसे भारतीय सिनेमा का एक इतना बड़ा नाम बन गया। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। कौन थे कांतिलाल राठौड़ और उनकी कला की यात्रा शुरू कहाँ से हुई? उनकी शुरुआत ही अपने आप में एक कहानी है। जन्म हुआ 1924 में रायपुर में। उनके पिता मुरारजी राठौड़ कच्छ के खेड़ोई गांव से थे, यानी जड़ें पूरी तरह से हमारी केजी के समुदाय से जुड़ी थीं। अच्छा। लेकिन उनकी परवरिश हुई एक बंगाली माहौल में। तो ये तीन संस्कृतियों का संगम, कच्छी, छत्तीसगढ़ी और बंगाली, उनकी कला में बार बार झलकता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प मिश्रण है और शायद इसी ने उन्हें शांति निकेतन की ओर खींचा होगा, जो उस समय कला का मक्का माना जाता था। निकेतन ने उनकी कला को एक आधार दिया, एक दिशा दी, लेकिन उनकी प्यास सिर्फ भारतीय कला तक सीमित नहीं थी। वो दुनिया देखना चाहते थे, नई तकनीकें सीखना चाहते थे और इसी चाहत में वो पहुंच गए अमेरिका, शिकागो के आर्ट इंस्टीट्यूट में एनिमेशन और कार्टून फिल्म की पढ़ाई करने। सोचिए, ये 1950 के दशक की बात है। एक मिनट, 1950 के दशक में एक भारतीय अमेरिका में एनिमेशन सीखने जा रहा है? ये तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उस समय तो भारत में एनिमेशन का कोई नामो निशान भी नहीं था। सही कहा। और वहां उनकी मुलाकात एक ऐसे कलाकार के काम से हुई जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। नॉर्मन मैक्लारेन। नॉर्मन मैक्लारेन, अच्छा, ये कौन थे? वो एक स्कॉटिश कनाडियन एनिमेटर थे और अपने प्रयोगों के लिए जाने जाते थे। मैक्लारेन की खासियत थी कैमरा लेस एनिमेशन। कैमरा लेस मतलब वो सीधे फिल्म के सेलुलाइट पट्टी पर पेंट करते थे, खरोच कर तस्वीरें बनाते थे, यहाँ तक कि साउंड ट्रैक भी हाथ से फिल्म पर ड्रॉ कर देते थे। अरे वाह, मतलब वो फिल्म बना नहीं रहे थे, वो एक तरह से चलती फिरती पेंटिंग बना रहे थे। ये तो कमाल की तकनीक है। और कांतिलाल जी ने इसे भारतीय संदर्भ में कैसे इस्तेमाल किया? यहीं उनकी प्रतिभा दिखती है। भारत लौटकर उन्होंने मैक्लारेन की उस प्रयोगात्मक तकनीक को भारतीय लोक कला और सौंदर्य शास्त्र के साथ मिला दिया। जब उन्होंने 1960 में बप्तिशा विजयकर की हुनर फिल्म्स की कार्टून यूनिट संभाली और बाद में बॉम्बे में अपना खुद का स्टूडियो आकार खोला, तो वो सिर्फ पश्चिमी कार्टून की नकल नहीं कर रहे थे, वो एक नई भारतीय विजुअल भाषा बना रहे थे। लेकिन खुद का एनिमेशन स्टूडियो खोलना, वो भी 1960 में, जब इसका कोई बाजार ही नहीं था, ये तो बहुत बड़ा जोखिम रहा होगा। कहाँ से हिम्मत आई? ये हिम्मत जुनून से आती है। आज एनिमेशन स्टूडियो खोलना सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर का खेल है। तब सोचिए, न विशेष कैमरे थे, न लाइटें, न ही प्रशिक्षित एनिमेटर। उन्होंने जुगाड़ से और अपनी लगन से सब कुछ खड़ा किया। हर फ्रेम हाथ से बनाया जाता था। उनका स्टूडियो आकार भारत के पहले एनिमेशन स्टूडियो में से एक था। वो सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, एक प्रयोगशाला थी। और उनका अमेरिकी कनेक्शन सिर्फ सीखने तक ही सीमित नहीं रहा है ना? मैंने पढ़ा कि उन्होंने वहाँ पढ़ाया भी था। हाँ, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। 1954 से 56 के बीच उन्होंने अमेरिका की सिराक्यूज यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग और एडिटिंग सिखाई। अच्छा। जी, ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक छात्र नहीं थे, बल्कि एक विशेषज्ञ के तौर पर देखे जा रहे थे। और इसी दौरान उन्होंने एक बहुत ही प्यारी लघु फिल्म बनाई, क्लोवन होराइजन। क्लोवन होराइजन? ये बच्चों की बनाई पेंटिंग्स पर आधारित थी। फिल्म इतनी पसंद की गई कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने इसे दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट किया और इसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड भी मिला। तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके थे। लेकिन फिर उन्होंने अपना ध्यान फीचर फिल्मों की ओर क्यों मोड़ा? एनिमेशन में तो वो पहले से ही एक पायनियर थे। मुझे लगता है कि उनका कैनवस एनिमेशन से बड़ा था। वो ऐसी कहानियां कहना चाहते थे जो सीधे समाज से बात करें, जो लोगों के दिलों को छुएं।
एनिमेशन में ये संभव था, लेकिन फीचर फिल्मों का प्रभाव और पहुंच कहीं ज्यादा थी। मतलब वो सिनेमा को बदलाव का एक जरिया बनाना चाहते थे। बिल्कुल, और इसी सोच ने जन्म दिया कंकु को। 1969 में आई ये फिल्म, इसे अक्सर गुजराती सिनेमा की पहली असली चिंगारी कहा जाता है। हाँ, ये इतना बड़ा दावा क्यों है? मतलब कंकु से पहले गुजराती सिनेमा में क्या हो रहा था? बहुत अच्छा सवाल है। कंकु से पहले का गुजराती सिनेमा ज्यादातर पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं या फिर बहुत ही मेलोड्रामेटिक पारिवारिक कहानियों तक सीमित था। सिनेमा यथार्थ से कोसों दूर था। ऐसे में पन्नालाल पटेल की कहानी पर आधारित कंकु एक ताजी हवा के झोंके की तरह आई। ये एक युवा विधवा की कहानी थी, है ना? जी, एक युवा विधवा जो समाज के दबाव के आगे झुकने से इनकार कर देती है और अकेले अपने बच्चे को पालने का फैसला करती है। ये तो आज भी एक साहसिक विषय माना जाता है। 1969 में तो ये एक तरह की क्रांति रही होगी। बिल्कुल, और कांतिलाल राठौड़ जो खुद एक डॉक्यूमेंट्री मेकर थे, उन्होंने इस कहानी को बिना किसी मेलोड्रामा के बहुत ही यथार्थवादी तरीके से पर्दे पर उतारा। उन्होंने कंकु का किरदार निभा रही पल्लवी मेहता से जो अभिनय करवाया, वो गुजराती सिनेमा ने पहले कभी नहीं देखा था। फिल्म में संवाद कम थे, भावनाओं का खेल ज्यादा था। मतलब दर्शक सिर्फ कहानी नहीं देख रहे थे, वो कंकु के दर्द को महसूस कर रहे थे। हाँ, उसके संघर्ष और उसके आत्मसम्मान को। इसीलिए ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक चिंगारी थी जिसने गुजराती सिनेमा को दिखाया कि कहानियां ऐसे भी कहीं जा सकती हैं। और इस चिंगारी की गूंज सिर्फ गुजरात तक ही सीमित नहीं रही। इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान मिली, वो अभूतपूर्व थी। हाँ, कंकु ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म का पुरस्कार जीता। ये अपने आप में बड़ी बात थी। लेकिन असली धमाका तो शिकागो में हुआ था। जी, असली धमाका तब हुआ जब शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पल्लवी मेहता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। ये ऐतिहासिक था। कंकु पहली गुजराती फिल्म बनी जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मंचों पर इतना बड़ा सम्मान मिला। इसने गुजराती सिनेमा को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। कंकु के बाद उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई, परिणय। ये हिंदी में थी। इसका विषय था राष्ट्रीय एकता। ये थोड़ा अस्पष्ट लगता है। किस तरह की राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे थे वो? परिणय सिर्फ हम सब एक हैं जैसा नारा नहीं थी। फिल्म ने उस समय के बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को छुआ था कि क्या आधुनिक शिक्षा और शहरी जीवन हमारे पारंपरिक मूल्यों को खत्म कर रहे हैं। अच्छा। फिल्म की कहानी एक युवा जोड़े के इर्द गिर्द घूमती है, शबाना आजमी और रोमेश शर्मा, जो गांव से शहर आते हैं और उनके बीच वैचारिक मतभेद पैदा हो जाते हैं। ये राष्ट्रीय एकता का एक ज्यादा सूक्ष्म और गहरा चित्रण था। एक पीढ़ी के आंतरिक संघर्ष की कहानी थी जो अपनी पहचान खोज रही थी। तो ये बाहरी एकता से ज्यादा भीतरी द्वंद्व की कहानी थी, और इस फिल्म को भी राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। जी हाँ, परिणय ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार जीता। ये दिखाता है कि कांतिलाल राठौड़ की नजर समाज की नब्ज पर थी। हाँ, वो उन मुद्दों पर फिल्में बना रहे थे जिन पर लोग बात करने से हिचकिचाते थे। चाहे वो कंकु में एक विधवा का अधिकार हो या परिणय में परंपरा और आधुनिकता का टकराव। द एडवेंचर्स ऑफ शुगर डॉल जैसी बच्चों की फिल्म है जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल पर गंभीर डॉक्यूमेंट्री। वो किसी एक खांचे में फिट नहीं होते। यही एक महान कलाकार की निशानी है। उन्होंने लगभग 20 फिल्में निर्देशित की और हर फिल्म में एक नया दृष्टिकोण लेकर आए। एनिमेशन से लेकर सामाजिक नाटक और वृत्तचित्र तक उन्होंने हर विधा में अपनी छाप छोड़ी। अब यहाँ एक और दिलचस्प परत जोड़ते हैं। जिस समय कांतिलाल राठौड़ फिल्म उद्योग में ये सब कर रहे थे, उसी समय उनका समुदाय केजी के समाज भी मनोरंजन उद्योग में अपनी जड़ें जमा रहा था। ये सिर्फ एक संयोग था या इसका कोई गहरा संबंध है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इसे सिर्फ सहयोग कहना ठीक नहीं होगा। उस दौर में हमारे समाज के लोगों ने खास तौर पर छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा तक सिनेमा हॉल का एक पूरा नेटवर्क बना दिया था। हाँ, जैसे रायपुर में जयराम टॉकीज या रायगढ़ में श्याम टॉकीज उद्योग का एक हिस्सा बन रहे थे। इसका रणनीतिक महत्व बहुत बड़ा था। क्या मतलब? इसका मतलब ये था कि समाज सिर्फ फिल्में बना नहीं रहा था, बल्कि ये भी तय कर रहा था कि लोग क्या देखेंगे। वो डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन के कारोबार में थे। ये सिनेमा हॉल सिर्फ मनोरंजन के केंद्र नहीं थे, ये सांस्कृतिक केंद्र बन गए थे। अच्छा, तो एक पूरा इकोसिस्टम था। हाँ, और जब आपके समुदाय का एक व्यक्ति
कांतिलाल राठौर राष्ट्रीय स्तर पर फिल्में बना रहा हो तो ये पूरा इकोसिस्टम उसे एक अनोखा समर्थन देता है। और इसी संदर्भ में 1972 में रायपुर में जब केजी के समाज महासभा की स्थापना हुई तो वहां कांतिलाल राठौड़ की मौजूदगी और भी ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल। सोचिए, एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म निर्माता जो हमारे ही समाज से है, उस फाउंडेशनल इवेंट का हिस्सा बन रहा है। ये सिर्फ एक सम्मान की बात नहीं थी, ये एक संदेश था। नया आत्मविश्वास दिया। उन्होंने दिखाया कि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। वो परंपरा और आधुनिकता के बीच एक जीवंत पुल की तरह थे। तो उनका प्रभाव सिर्फ उनकी फिल्मों तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने अपने उदाहरण से समुदाय के भीतर सामाजिक सुधार और प्रगति को भी प्रेरित किया। जी, और ये बहुत सटल तरीके से हुआ। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, लेकिन उनकी फिल्में जैसे कंकु खुद सामाजिक सुधार का एक बड़ा बयान थीं। जब समुदाय ने देखा कि उनका अपना एक व्यक्ति ऐसे साहसिक विषयों पर काम कर रहा है और उसे दुनिया भर में सम्मान मिल रहा है, तो इससे समाज के अंदर भी एक नई सोच पैदा होती है। उन्होंने दिखाया कि हमारी कला और हमारी कहानियां कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं। तो अगर हम कांतिलाल राठौड़ की विरासत को समेटना चाहें तो वो सिर्फ एक फिल्ममेकर या एनिमेटर नहीं थे। वो एक तरह के सांस्कृतिक उद्यमी थे जिन्होंने भारतीय एनिमेशन की नींव रखी, गुजराती सिनेमा को एक नई दिशा दी और अपनी कला के माध्यम से समाज से संवाद किया। और ये सब करते हुए वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। उन्होंने ये साबित किया कि वैश्विक नागरिक बनने के लिए आपको अपनी स्थानीय पहचान छोड़ने की जरूरत नहीं है। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि कला की कोई सीमा नहीं होती और एक सच्चा कलाकार हमेशा अपने समय से आगे होता है। तो आपने सुना केजी के समाज के प्रकाश स्तंभ में कांतिलाल राठौड़ की कहानी, एक ऐसे दूरदर्शी जिनकी विरासत आज भी हमारे बीच जीवित है। उनकी फिल्में, उनका काम और उनकी सोच ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। और यहीं पर मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। कांतिलाल राठौड़ ने उस समय के सीमित साधनों से अपनी कहानियों को पर्दे पर उतारा। आज हमारे पास तकनीक है, सोशल मीडिया है, अनगिनत प्लेटफॉर्म्स हैं। तो सवाल ये है कि कला और सिनेमा किसी समुदाय की कहानी को केवल दर्ज ही नहीं करते, बल्कि उसके भविष्य को आकार देने की शक्ति भी रखते हैं। आज के समय में हम अपनी कहानियों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए इस शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं? एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, और इसी सवाल के साथ हम सबसे आग्रह करेंगे कि अगर मौका मिले तो फिल्म कंकु जरूर देखिएगा। हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हमारे समाज के इस दिग्गज को सम्मानित करने का ये एक अच्छा तरीका होगा। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दिखाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रकाश स्तंभ की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, कीप लाफिंग एंड एंजॉइंग लाइफ। जय माता दी, जय स्वामीनारायण, जय समाज, जय हिंद।